नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो XIV पेपर हुआ था 16 यानी कि 24 अक्टूबर 2021 को, उसी से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा कि तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। तो इसका ए है किसी भी पक्ष को अनुमति नहीं देता है, बी है उस पक्ष को अनुमति नहीं देता है जिसके खिलाफ, सी है किसी भी पक्ष को अनुमति नहीं देता है उसके लिए, और डी है किसी भी पक्ष से संबंधित किसी व्यक्ति को उसकी अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर सी है, किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध है संज्ञेय और जमानती, बी है गैर संज्ञेय और गैर जमानती, सी है संज्ञेय और गैर जमानती, डी है असंज्ञेय और जमानती। तो इसका सही आंसर सी है, संज्ञेय और गैर जमानती। यानी जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2005 के तहत किया गया अपराध है तो संज्ञेय और गैर जमानती है। अगला क्वेश्चन है कि एक मध्यस्थता कार्यवाही है, ए है न्यायिक कार्यवाही, बी है अर्ध न्यायिक कार्यवाही, सी है प्रशासनिक कार्यवाही, डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर बी है, अर्ध न्यायिक कार्यवाही। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तटस्थ मध्यस्थता क्या है। ए एक कार्यवाही जो केवल उस विशिष्ट मामले के लिए बनाए गए नियमों के साथ पक्ष स्वयं ही करती है, बी है कानूनी और नियमों सहित मध्यस्थता के सभी पहलुओं के संबंध में पक्षकार स्वयं अपनी व्यवस्था करती है, सी है मध्यस्थता की मुहर, भाषा एवं दायरे और मुद्दे मध्यस्थता के माध्यम से हल किए जाते हैं, और डी है ABC। तो इसका सही आंसर डी है कि सभी सही हैं, A, B और C। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया की कौन सी धारा मध्य लाभ को परिभाषित करती है। धारा 2(4), धारा 2(14) या फिर धारा 2(6), डी है धारा 2(12). तो इसका सही आंसर डी है, धारा 2(12). क्वेश्चन नंबर 6वां है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार हैं। ए है तथ्यों के अनुमान या अनुमेय अनुमान, बी है सम्मोहक अनुमान या विधिक अनुमान, खंडन योग्य अनुमान, यानी विधिक अनुमान को खंडन योग्य अनुमान भी कहते हैं, सी है कानून की अटल अनुमान या निर्णायक अनुमान, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है। ए है सुनवाई का अधिकार, बी है अधिकारों का विभाजन, सी है प्रत्यायोजित विधान, और डी है सबूत का नियम। तो इसका सही आंसर है ए, सुनवाई का अधिकार। अगला क्वेश्चन, अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था। तो अधिवक्ता अधिनियम 19 मई 1961, बी है 19 अप्रैल 1961, सी है 1 मई 1961 या फिर डी है 19 जनवरी 1961। तो इसका सही आंसर ए है, 19 मई 1961 को अधिवक्ता अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रोजगार के दौरान बस दुर्घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई, उसके परिवार के सदस्य तहत मुआवजे का दावा कर सकते हैं मोटर वाहन अधिनियम के तहत, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत, या फिर ए और बी दोनों के तहत, या फिर ए या बी के तहत। तो इसका सही आंसर है डी, ए या बी के तहत, यानी मोटर वाहन अधिनियम के तहत या फिर कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच का एक उदाहरण है। यौन हमला, बी है यौन उत्पीड़न, और सी है ए और बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, यौन उत्पीड़न। अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1966 की धारा 2 के अनुसार
मोटर कैब शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसका निर्माण किया गया हो या के लिए बनाया गया हो। 5 यात्री ड्राइवर सहित के लिए बनाया गया हो। बी है 6 यात्री ड्राइवर सहित के लिए बनाया गया हो। और सी है 5 यात्री चालक को छोड़कर बनाया गया हो। डी है 6 यात्री चालक को छोड़कर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर डी है 6 यात्री चालक को छोड़कर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग बना हुआ है 7 सदस्यों से, बी है 5 सदस्यों से, सी है 8 सदस्यों से और डी है 6 सदस्यों से। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग 5 सदस्यों से बना हुआ है। इसका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रख रखाव की राशि से संबंधित है? धारा 21, धारा 23, सी है धारा 23 और डी है धारा 24। तो इसका सही आंसर है सी धारा 23। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया है? रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, बी है MC मेहता बनाम भारत संघ, सी है वी लक्ष्मीपति बनाम कर्नाटक राज्य, डी है FK हुसैन बनाम भारत संघ। तो इसका सही आंसर है ए, रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, बेसन कॉन्वेंशन निम्नलिखित में से एक से संबंधित मामला है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि बेसन कॉन्वेंशन निम्नलिखित में से एक से संबंधित है? ए है वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, बी है जलवायु परिवर्तन से, सी है ओजोन परत का संरक्षण से और डी है खतरनाक कचरे और उनके निपटान की सीमा पार आवाजाही का नियंत्रण से। इसका सही आंसर डी है, खतरनाक कचरे और उसके निपटान की सीमा पार आवाजाही का नियंत्रण से। क्वेश्चन नंबर अगला है कि साइबर अपराध की प्रकृति है? स्पष्ट है, मानसिक हिंसा का है या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बी, स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1906 के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ है? भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय, भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार अंतर्गत स्थापित नहीं है। सी है भारत में स्थित एक न्यायालय विदेशी कानून लागू करता है या फिर डी है उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर बी है कि भारत के जो बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार के अंतर्गत स्थापित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ है? निजी हित की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना, बी है परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करना, सी है केवल प्रचार के लिए जनहित याचिका दायर करना, डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रक्रियात्मक अधिकारातीत से क्या तात्पर्य है? ए है नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन न करना, बी है यह नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा सभी का पालन न करने के कारण नियम को अधिकारहीन बना सकता है और इसलिए शून्य हो जाता है, सी है इसका तात्पर्य है कि कानून की प्रक्रिया में कमी। तो इसका सही आंसर है डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 एक रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रिट से जुड़ा है? क्यूट वारंटो, बी है मैडम्यूस, फिर सी है हैबियस कॉर्पस, फिर डी है सर्टियोररी। तो इसका सही आंसर है डी, सर्टियोररी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाएं। धारा 5 राजस्व न्यायालय से संबंधित है, धारा 7 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय से संबंधित है और धारा 9 न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र से संबंधित है और धारा 8 है प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय से संबंधित है। इसका सही आंसर सी है, धारा 9 न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं है, यानी गलत का मिलान करना था इसमें।
अगला क्वेश्चन है विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि कितनी है? 6 माह, बी है 10 माह, सी 12 माह या डी 18 माह। तो इसका सही आंसर सी है 12 माह। यानी कोई भी मुकदमे का शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा अवधि कितनी है? 12 माह। उससे पहले आप उसको नहीं निपटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैद की सज़ा दे सकता है 7 साल से अधिक नहीं, 7 साल से अधिक, उम्र कैद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए है 7 साल से अधिक नहीं। यानी एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्युदंड तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जाता है? आईपीसी की धारा 215, आईपीसी की धारा 216, सी है आईपीसी की धारा 217 या फिर डी है आईपीसी की धारा 218। तो इसका सही आंसर बी है आईपीसी की धारा 216 के तहत निपटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सूत्रावाक्य एक्टस नोट फेसिट रिज्यूम निस मेंसिट का क्रिया का क्या अर्थ है? दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता है, बी है अपराध को दोषी दिमाग से जुड़ा होना चाहिए, सी है अपराध दोषी मन का परिणाम है और डी है अपराध में इरादा प्रासंगिक है, मकसद अप्रासंगिक है। तो इसका सही आंसर ए है दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है? ए है होथेस्टर बनाम देलातूर, बी है रॉबिसन बनाम डिक्सन, सी है हिडली बनाम वैक्सडेल और डी है डिंगसन बनाम डेंस। तो इसका सही आंसर सी है हेडली बनाम वैक्सेंडल। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सीपीसी द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जा सकती है? 7 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर, सी है 8 महीने के भीतर और डी है 10 महीने के भीतर। तो सीपीसी द्वारा अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली 6 महीने के भीतर की जा सकती है। यानी इसका सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लार अधिनियम के पुनर्सुधार और पुनर्वास के लिए कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? लार प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्री, सी केंद्र सरकार, डी राज्य सरकार। तो इसका सही आंसर डी है राज्य सरकार। यानी लार अधिनियम के जो पुनर्सुधार और पुनर्वास के कमिश्नर की नियुक्ति हो करता है तो वह राज्य सरकार द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 29। सीआरपीसी की धारा 109 के तहत संदिग्ध व्यक्ति से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के रूप में बांड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता। 6 माह, बी है 2 वर्ष, सी है 1 वर्ष, डी है 3 माह। तो इसका सही आंसर सी है कि 1 वर्ष से अधिक निष्पादित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी के भरण पोषण के रूप में भुगतान की जा सकने वाली 500 रुपये की अधिकतम सीमा को में हटा दिया गया है। तो 1973 में, बी 1989 में, सी है 2001 में या फिर डी है 2007 में। तो इसका सही आंसर सी है कि जो 500 रुपये की अधिकतम सीमा थी उसको हटा दिया गया है 2001 से। WIPO का शाब्दिक अर्थ क्या है? विश्व निवेश नीति संगठन, बी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या फिर सी है वन्य जीव जांच और पुलिस संगठन या फिर डी है संगठित अपराध की रोकथाम के लिए विश्व संस्थान। तो इसका सही आंसर बी है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। WIPO का शाब्दिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होता है सभी निर्वासितों पर, बी है कंपनी के अतिरिक्त सभी निर्वासितों पर, सी है व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार पर या फिर डी है मात्र कंपनी पर। तो इसका सही आंसर ए है कि सभी निर्धारितों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि संविदात्मक दायित्व बनता है जहाँ पर ए है वहाँ सिर्फ प्रस्ताव और स्वीकृति है, बी वहाँ विधिक संबंध बनाने का आशय है, सी है वहाँ एक पक्ष को हानि है और डी है एक पक्ष की हानि अन्य पक्ष का लाभ है। सही आंसर इसका बी है वहाँ विधिक संबंध बनाने का आशय है। क्वेश्चन नंबर अगला है
कि सीपीसी की धारा 10 के प्रावधान हैं निर्देशिका, बी अनिवार्य, सी कोई अनिवार्य नहीं और डी है विवेकाधीन। तो इसका सही आंसर है ए निर्देशिका, यानी सीपीसी की धारा 10 के प्रावधान में निर्देशिका है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय द्वारा पलट दिया गया किसमें? नलसा बनाम भारत संघ के मामले में, नाज फाउंडेशन बनाम एनटीसी दिल्ली के सरकार के मामले में, या फिर सी है शबनम हाशमी बनाम भारत संघ के मामले में, या फिर डी है सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन के मामले में। तो इसका सही आंसर डी है कि सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन के मामले में पलट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में दिया गया है? धारा 7 में, बी है धारा 8 में और सी है धारा 9 में और डी है धारा 10 में। तो इसका सही आंसर है बी, धारा 8 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा? ए है जीवन का परिवर्तन, बी है न्याय की चोरी, सी है डर कांपना या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी है कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस दफ़ा में उपलब्ध है? दफ़ा 1 ई में, दफ़ा 1 डी में, दफ़ा 1 बी में या फिर डी है दफ़ा 1 सी में। तो इसका सही आंसर ये है कि दफ़ा 1 ई में उपलब्ध है स्वतंत्रता क्या तहत निवास की स्वतंत्रता, दफ़ा 1 ई में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत प्रवेश को परिभाषित किया गया है? तो जो प्रवेश को परिभाषित किया गया है तो आंसर है ए 17, बी 16 या फिर डी 15 या फिर डी 18। तो इसका सही आंसर है ए 17। साक्ष्य अधिनियम की धारा के तहत प्रवेश को परिभाषित किया गया है तो धारा 17 के तहत। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? पहला है कर्नाटक राज्य बनाम यारपा रेड्डी के मामले में, बी है मोहम्मद खालिद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में, फिर सी है बाबूराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, डी है राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश के मामले में। तो इसका सही आंसर है ए कर्नाटक राज्य बनाम यारपा रेड्डी के मामले में अनुमति दी जानी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना। और क्वेश्चन नंबर 42 है कि यदि कोई पक्ष जिसने अभियन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किया हो, यह कितने दिनों के अंतर्गत उसमें संशोधित नहीं कर सकता है? तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसे करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 15 दिन, बी है 14 दिन, सी है 20 दिन या फिर डी है 30 दिन। तो इसका सही आंसर बी है 14 दिन के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 43 के अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए दंड अधिवक्ता अधिनियम 1961 किस धारा के तहत दिया गया? ए है धारा 30 के तहत, बी है धारा 32 के तहत, सी है धारा 35 के तहत और डी है धारा कोई नहीं। तो अधिवक्ताओं के कदाचार के लिए दंड की अधिवक्ता अधिनियम में धारा 32 के तहत दिया गया, इसका सही आंसर सी है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है कि पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वाले केसों में अक्सर चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ आईपीसी पेशेवर लापरवाही की किस धारा के तहत आरोप लगाया जाता है? ए है धारा 303 ए के तहत, बी है धारा 304 ए के तहत, सी है धारा 302 के तहत या फिर डी है धारा 305 के तहत। तो इसका सही आंसर है बी, धारा 304 ए के तहत। फिर अगला क्वेश्चन है 45 नंबर ए बी के अधिकारियों कार्यों में ए के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर एक लोक सेवक बी को रिश्वत की पेशकश करता है, बी रिश्वत स्वीकार करता है। ए ने आईपीसी की धारा 160 में परिभाषित अपराध का बढ़ावा दिया, बी है ए ने आईपीसी की धारा 161 में परिभाषित अपराध का बढ़ावा दिया या फिर सी है ए ने आईपीसी की धारा 162 में परिभाषित अपराध का बढ़ावा दिया
या फिर डी है ए ने आईपीसी की धारा 163 में परिभाषित अपराध का बढ़ावा दिया। तो इसका सही आंसर बी है कि ए ने आईपीसी की धारा 161 के तहत अपराध का बढ़ावा दिया। अगला जो क्वेश्चन है 46 नंबर के सतत निषेधाज्ञता दिया जा सकता है। ए है जहां अभियोक्ता वादी के लिए संपत्ति का ट्रस्टी होता है। बी जहां असल नुकसान का पता लगाने के लिए कोई मानक नहीं होता। सी है पैसों के मुआवजे से पर्याप्त राहत नहीं मिलेगी। या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी निषेधाज्ञा दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि एक वकील विधि के नियम को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य करे के दायित्व के अंतर्गत बाधित है। एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं अस्वीकार्य है। यहाँ तक कि एक मामूली उल्लंघन कदाचार को भी नज़रअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली के मूल आचार के विरुद्ध है, यह कहा गया था। ए है हिकमत अली खान बनाम ईश्वर प्रसाद के मामले में। बी है ओपी शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मामले में। सी है एल.डी. जयकवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में। और डी है शमशेर सिंह बेदी बनाम पंजाब और हरियाणा राज्य के मामले में। तो इसका सही आंसर बी है ओपी शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा राज्य के मामले में। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में निम्नलिखित में संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ए है कंपनी का समावेश। बी है दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनियों का गठन। या फिर सी है पंजीकरण का प्रभाव। या डी है ज्ञापन और लेखों का प्रभाव। इसका सही आंसर बी है दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनियों का गठन। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन समावेशी की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। ए है 30 दिनों के भीतर। बी है 60 दिनों के भीतर। सी है 90 दिनों के भीतर। और डी है 120 दिनों के भीतर। तो 30 दिनों की इसका सही आंसर ए है 30 दिनों के भीतर पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन समावेशी की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50 नंबर के साइबर कानून संबंधित है इंटरनेट से संबंधित सभी गतिविधियों से, आईपीआर से या ई कॉमर्स से। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी है कि उपरोक्त सभी से संबंधित है। तो इसमें 50 क्वेश्चन है टोटल, आप लोग देख लीजिएगा। बचे हुए क्वेश्चन हम जो है 1-2 दिन में फिर बना देंगे। धन्यवाद दोस्तों।